ओके बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 की। द नेम ऑफ द यूनिट इज मोशन एंड फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, उसमें आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी रेंज बेटा कितनी है 200 मीटर, और जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा वो कितना है 5 सेकेंड। अच्छा, अब हमें पता है इस बात का, मैंने लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि प्रोजेक्टाइल हमारे सिलेबस में दो तरह के हैं। एक वो है जिसको हम किसी एंगल थीटा पे लॉन्च करते हैं, एक वो है जिसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं। दोनों ही प्रोजेक्टाइल हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम इस वाले केस को डिस्कस करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है। एक बात और, हॉरिजॉन्टली आप जब भी किसी बॉडी को किसी भी सर्टन हाइट से थ्रो करते हैं तो उसकी एक रेंज होती है, और वो रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो ये बेटा है उसकी रेंज। और एक और बात कि आपने उसको कैसे थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली, तो याद रखें आप जब भी किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसकी वो इंटायरली हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि आपने फेंका ही उसको हॉरिजॉन्टली है, तो वर्टिकल कंपोनेंट शुरू में जीरो होता है। तो स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी है वो टोटली कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। एक बात। दूसरे नंबर पे बेटा, हमारी बुक में जो रेंज का फार्मूला लिखा हुआ है वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी, या जो हाइट का फार्मूला लिखा हुआ है वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा ओवर 2 जी, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो है बेटा 2 VI साइन थीटा ओवर जी। ये सारे फार्मूले तब एप्लीकेबल होते हैं जब आप किसी बॉडी को एंगल थीटा पे लॉन्च करें, लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं विद सर्टन वेलोसिटी v, तो फिर रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूले ये नहीं होते, वो डिफरेंट है इस वाले प्रोजेक्टाइल के, और मैंने लेक्चर में लिखवाया भी हुए हैं। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, अगर आपने ये वाली वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को जाके उधर डिवाइड कर देंगे, लेकिन ये वाला फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल कब होगा, जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। तो बेटा वी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाइम जाके वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो रेंज ओवर टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रखें जो वैल्यू वी एक्स की होगी वही वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी की, क्योंकि इनिशियली सारी वेलोसिटी इंटायरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, तो जो वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की है वो इक्वल किसके है, वी एक्स के है। इसलिए बेटा अगर आपसे पूछें कि इनिशियल वेलोसिटी या वो वेलोसिटी बताएं जिससे स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था, तो बेटा हॉरिजॉन्टली जब आप थ्रो करते हैं तो वो जो वेलोसिटी होती है टोटल स्टार्टिंग वाली, वो सिर्फ वी एक्स के बराबर होती है। तो बेसिकली वो वी एक्स की ही बात कर रहे हैं, तो जब आप वी एक्स फाइंड कर लेंगे तो बेसिकली आप इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने फेंका था हॉरिजॉन्टली वो फाइंड कर लेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, रेंज की वैल्यू बेटा 200 है और टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा कितना है 5, तो बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई बेटा 14 मीटर पर सेकेंड, और यही वो वेलोसिटी थी जिससे आपने उसको हॉरिजॉन्टली क्या किया था, थ्रो। इसलिए बेटा आंसर आ जाएगा 40 मीटर्स पर सेकेंड। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखें। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, ज़ीरो। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो आपको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपको पता ही है कि ओरिजिन पर कुछ मेंशन हो या ना हो, आपको पता ही है कि वहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो एक बात तो ये हो गई, और ग्राफ किन दोनों का है, एक्सेलरेशन और टाइम का है। तो सबसे पहली बात यह है कि बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द ग्राफ। बेटा जब भी हमने ये पता लगाना हो ना कि एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम एरिया के लिए क्या करते हैं कि वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी जो होती है उसको एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से करते हैं मल्टीप्लाई, और ये देखते हैं कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चूंकि वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है फिजिक्स में जो एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके आती है, तो आपको पता ही है बेटा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। और अगर मैं टाइम को जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके कर दूँ मल्टीप्लाई, तो बेटा ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब जब भी आप एक्सेलरेशन को टाइम से करेंगे मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा आपने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपको किस चीज़ की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी की। याद रखें वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। सो बेटा
अब आप पहले तो इस ग्राफ का एरिया निकाल लें, तो जो भी एरिया आएगा वो बेसिकली क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन और ये जो टाइम ग्राफ के अंडर का ये जो एरिया है इसको फाइंड कर लेते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो एरिया है ये एक ट्राइंगल की फॉर्म में है, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस ऑफ द ट्राइंगल इनटू हाइट। सो बेटा आपको पता ही है कि अभी आप देख रहे हैं कि बेस जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 11 तक है, और हाइट जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। तो 11 इंटू 10, और अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये 10 और 2 कैंसिल करें 5 आएगा, 5 इंटू 11 करें तो कितना आ जाएगा, 55। तो एरिया आ गया 55, और एरिया क्या चीज़ है, चेंज इन वेलोसिटी। सो इसका मतलब आया कि चेंज इन वेलोसिटी बेटा आ गई है 55 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने डेल्टा वी की जगह पुट कर दिया वी एफ माइनस वी आई, और आगे आ गया बेटा 55 मीटर पर सेकेंड। चूंकि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा क्या थी, 0। तो बेटा वी आई की जगह पुट कर दें 0, तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वी एफ माइनस 0 बेटा वी एफ ही आ जाएगा। तो वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 55 मीटर पर सेकेंड। और यही हमने बतानी थी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी क्या थी, 0। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वही आपने बतानी थी, जो कि हमारी मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल है। सो बेटा कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा आपके पास, 55 मीटर पर सेकेंड, बीटा इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम, देखें आपके पास एक कार है जो ए पॉइंट पे है और वो ट्रेवल करके जाती है बी पॉइंट पर, लेकिन जाते हुए उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर्स पर आवर, और फिर वो रिटर्न करती है, मतलब वापस वो बी से ए आती है, और वापस वो बी से ए जब आती है तो वापसी पर जो उसकी स्पीड होती है वो होती है 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो आपने इस पूरी जर्नी की बतानी है एवरेज स्पीड। ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने लेक्चर में आपको बताया भी था। देखें जितना डिस्टेंस ए से बी जाते हुए है उतना ही डिस्टेंस कॉमन सेंस से वापस आते हुए भी होगा बी से ए। मतलब जैसे लाहौर से अगर आप कराची जाते हैं या फिर कराची से वापस कहाँ आते हैं, लाहौर, तो जितना जाते हुए डिस्टेंस होगा लाहौर से कराची उतना ही वापसी आते हुए कराची से लाहौर का भी होगा। मतलब जितना डिस्टेंस जाते हुए है उतना ही डिस्टेंस वापस आते हुए है। और मैंने आपको बताया था जब भी दोनों डिस्टेंस इक्वल हों, जब भी दोनों डिस्टेंस सेम या इक्वल हों, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला बेटा कौन सा आपने यूज़ करना होता है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। और बेटा ये बन जाएगा 2v1 की वैल्यू बेटा 20 है, v2 की वैल्यू बेटा आपके पास 30 है, नीचे आएगा दोनों का सम, और ये नीचे बन जाएगा बेटा आपके पास 50, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30। ये बेटा 0 0 से आप कर दें यहाँ पे कैंसिल, ये 5 है, ये 20 है, ये 4 आएगा, 2 इंटू 4 8 इंटू 3 बेटा ये आ जाएगा 24 किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा ये तो हो गई एवरेज स्पीड, लेकिन अगर सेम यही क्वेश्चन आता और हमसे पूछते एवरेज वेलोसिटी बताएं, तो याद रखें आप ए से पहले बी गए फिर बी से वापस ए आए, मतलब आप वापस वहीं पर आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो अगर कभी भी आप वापस वहीं पर आ जाएं जहां से आपने स्टार्ट किया हो, मतलब जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी क्या बन जाए, फाइनल पोजीशन। तो एवरेज वेलोसिटी अगर वो पूछते तो वो 0 आती, लेकिन उन्होंने क्या पूछी है, एवरेज स्पीड। तो उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये वाला लगा के आपने किया, तो बेटा आंसर आ गया बीटा ऑप्शन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, साइक्लिस्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। एक्सेलरेशन बताना है बेटा आपने कितना है, तो बेटा एक्सेलरेशन हमने बताना है, और स्टार्टिंग में बेटा आपको नज़र आ रहा है कि वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन आंसर सारे ऐसा यूनिट में है, तो इसलिए इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो वो कन्वर्ट कैसे होगी कि बेटा 72 तो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, आगे है किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर। तो 72, और किलोमीटर में कितने मीटर हैं बेटा, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड हैं, 3600 सेकंड। तो अब आपकी बेटा वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में।
बेटा ये 20 से हो जाएंगे कैंसिल, 36 और 72 बेटा ये कैंसिल करें 2 आएगा, और 2 इंटू 10 बेटा कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड बेटा ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी इन एसआई यूनिट, आपकी फाइनल वेलोसिटी। और आपको पता ही है कि टाइम की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास 10 सेकंड है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और फाइनल वेलोसिटी बेटा आपके पास कितनी है 20 है, इनिशियल आपकी 0 है, और टाइम की वैल्यू बेटा आपके पास 10 है। तो 20/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बेटा, आंसर आ जाएगा इसका बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा आपके पास एक बॉडी है, उसको आपने प्रोजेक्ट किया है एंगल 60 डिग्री पर। तो बेटा जब भी आप किसी बॉडी को किसी एंगल थीटा पे लॉन्च करते हैं विद द ग्राउंड या फिर विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होता है, और इस दफ़ा आपने 60 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया है उसको। अच्छा, उन्होंने क्या बोला है बेटा, जब आपने लॉन्च किया है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम था वो पी था, तो स्टार्टिंग में मोमेंटम जो था वो पी था। आपने बताना है उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर या टॉप मोस्ट पॉइंट पर, मतलब मोमेंटम एट टॉप वो कितना है वो आपने बताना है। तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर आपको कभी भी इनिशियल मोमेंटम गिवन हो बॉडी का, और आपने बताना हो टॉप पर या हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम कितना होगा उसका, तो बेटा फार्मूला लिख लें बेटा इसका, मोमेंटम एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इनटू कॉस थीटा। तो बेटा आपके पास ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। इनिशियल मोमेंटम बेटा कितना है वो उन्होंने पी से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आई की जगह पी लिख लें, और थीटा कितना है बेटा 60, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60। और कॉस 60 बेटा मैंने आपको याद करवाया हूँ मैं लेक्चर के अंदर, कॉस 60 बेटा कितना होता है 1/2। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास p इंटू 1, तो वो तो p आ जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा आपका p/2, मतलब टॉप पर जाके या हाईएस्ट पॉइंट पर जाके जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल का हाफ होगा। तो बेटा p/2 बीटा इज द आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, एक बॉडी है। अच्छा, इसमें भी आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह हमने एंगल 60 डिग्री पर लॉन्च किया है, मतलब ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है, क्योंकि हमने एंगल थीटा पे लॉन्च किया बॉडी को, और कितने डिग्री पे लॉन्च किया है 60 डिग्री पे। बट लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा था कि उसका मोमेंटम शुरू में पी है तो टॉप पर मोमेंटम बताएं। यहाँ उन्होंने कहा है कि मोमेंटम की बजाय वेलोसिटी के बारे में बताया है कि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने बताना है उसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा ये आपने बताना है। तो बेटा याद रखें प्रोजेक्टाइल के टॉप पे जाके वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, वहां जाके कम जरूर हो जाती है, मिनिमम जरूर हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती टॉप पे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा मौजूद रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो बेटा याद रखें जब भी आपको कभी भी किसी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और आपने टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बतानी हो, तो बेटा फार्मूला मैंने आपको लेक्चर में भी लिखवाया हुआ है, वो क्या था कि वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा। तो बेटा टॉप की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है आप इससे आपने थ्रो किया था 10, और कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 बेटा आपको पता ही है कितना होता है 1/2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और बेटा आप कैंसिल करें ये बन जाएगा यहाँ पे 5। सो वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा चार्ली इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा आपको नजर आ रहा है कि अ बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 100 है और उसका एक्सेलरेशन कितना है 10 है। वो आपसे ये कह रहा है कि कितने टाइम में, मतलब हमने टाइम बताना है, और कंडीशन क्या है कि अगर अभी उसकी वेलोसिटी 100 है तो कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी इस पहले वाली वेलोसिटी का क्या हो जाएगी डबल, और प्रोवाइडेड के उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कॉमन सेंस से बेटा अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में क्या आएगा चेंज आएगा, और स्टार्टिंग में वेलोसिटी अगर 100 है और कंडीशन ये है बेटा कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इस वाली वेलोसिटी का जो शुरू में है इसका क्या होनी चाहिए डबल, मींस फाइनल वेलोसिटी
इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये कंडीशन उन्होंने गिवन दी है क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी डबल होने में टाइम कितना लगेगा। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल का क्या करना है, आपने डबल करना है। और इनिशियल कितनी थी बेटा 100, तो 2 इंटू 100 करेंगे तो बेटा फाइनल कितनी करनी है आपने 200 मीटर पर सेकेंड। तो अब जरा क्वेश्चन सुन लें। एक बॉडी है, उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 100 है और आपने उसको क्या करना है डबल, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, मतलब 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ टाइम। सो बेटा आपने क्या करना है, आप इसमें यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है आपकी, आप देख सकते हैं इनिशियल का डबल है मतलब 200। इनिशियल कितनी है बेटा 100, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 10, और हमने क्या फाइंड करना है टी। ये 100 बेटा यहाँ प्लस का वहां जाके आ जाएगा माइनस में, तो 200 माइनस 100 यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू टी। ये बन जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, और 10 जाके उधर हो जाएगा डिवाइड, तो 100/10 इज इक्वल टू टी, और ये 0 0 से कैंसिल। सो टाइम बेटा आ जाएगा आपका 10 सेकेंड्स विल बी द आंसर। सो बीटा बेटा आपका ऑप्शन आ जाएगा। एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। बेटा जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड, तो जब भी किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि इस केस में कितनी है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि वो पूछता है आपसे कितने टाइम के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये आपसे पूछता है वो। और शुरू में आपको क्या बताता है कि एक वर्टिकली अपवर्ड बॉडी को थ्रो किया है और सीधा ऊपर, और वेलोसिटी वो दे देता है। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था कि जब भी कभी आप किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगी उसका फार्मूला बेटा होता है वी आई ओवर जी। और बेटा वी आई बेटा कितना है आपका इस क्वेश्चन में 30, और जी की वैल्यू रफली आप क्या ले लेते हैं आपको पता ही है 10। सो 30/10 बेटा कितना आ गया आपके पास 3, तो बेटा 3 सेकंड्स के बाद वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट को रीच कर जाएगी। तो ये टी बेटा क्या चीज़ है, दिस टी इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। सो बेटा इसका आंसर बेटा आ जाएगा आपके पास बीटा ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें, आपको कौन सा ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। सो बेटा पहली बात तो ये कि बेटा अगर आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो तो किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करना मतलब उसका स्लोप फाइंड करना, तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप वाई एक्सिस के चेंज को एक्स एक्सिस के चेंज पे डिवाइड करते हैं। एक बात नंबर 2, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है तो वाई एक्सिस पे कौन चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे कौन चेंज होगा, टाइम। सो ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको उस बॉडी की क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा ग्रेडियंट होगा वैसी ही वेलोसिटी होगी, ये आपने माइंड में रखना है। अगर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होगा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये सब बातें आपने याद रखनी है। तो बेटा अब ये वाली बात तो हो गई कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये वाला पॉइंट तो बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जरा बेटा हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखते हैं, ये जो 4 पार्ट्स हैं इनमें ग्रेडियंट कैसा कैसा है। देखें शुरू में बेटा ओ से लेकर ए तक आप देख रहे हैं कि ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो जब ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता हॉरिजॉन्टल होता जा रहा हो इसका मतलब होता है ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है, और ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। तो बेटा वेलोसिटी बेटा क्या कर रही है, डिक्रीज। फिर ए से अगर आप बी में देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। बेटा याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है, अगर ग्रेडियंट जीरो है तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी जीरो है। फिर बी से लेकर सी तक देखें तो ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता वर्टिकल होता जा रहा है। तो जब ग्राफ वर्टिकल होता जा रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। और फिर सी से डी तक बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी कभी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन हो
तो ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि सी से डी तक जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है। तो बेटा अब चार पार्ट्स क्या क्या हुए यहाँ पे कि शुरू में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फिर वेलोसिटी जीरो है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। यहाँ बॉडी किस में है, रेस्ट में है। और बी से सी तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद सी से डी तक बेटा वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। अब ये सारी बातें हमें वेलोसिटी की पता चल गई। हमने क्या बताना है, एक्सेलरेशंस के बारे में बताना है कि ओ ए में, ए से लेकर बी में, और बी से सी में, और सी से डी तक में, इनके अंदर एक्सेलरेशन का साइन कौन कौन सा है, मतलब जीरो कब है, नेगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है। तो बेटा गौर से देखें जरा, ओ से लेकर ए तक, ओ से ए तक वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है बेटा, तो एक्सेलरेशन बेटा किस साइन में आता है, नेगेटिव, जिसे डिसेलरेशन भी कहते हैं। सो ओ से ए तक बेटा वेलोसिटी चूंकि कम हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ओ से ए तक ए का साइन नेगेटिव होगा, तो बेटा बी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ओ से ए तक ए का साइन प्लस लिखा होगा। अगली बात देखें जरा, ए से बी तक वेलोसिटी आपकी जीरो है और जीरो ही रह रही है। अच्छा एक चीज याद रखें, एक्सेलरेशन सिर्फ तब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने के बेटा दो तरह के मेथड हैं, या तो वेलोसिटी जीरो हो, या फिर वेलोसिटी तो हो, मतलब बॉडी मूव तो कर रही हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट। तो अब जरा गौर से मेरी बात सुने, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पर ही रह रही है, तो तब भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा वहां पे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब भी वेलोसिटी में क्या नहीं हो रहा, चेंज। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो अब अगर ए से बी तक देखें तो ग्राफ मुकम्मल तौर पे हॉरिजॉन्टल है और ग्रेडियंट आपका जीरो है। और ग्रेडियंट क्या चीज थी, वेलोसिटी। तो ए से बी तक लगातार वेलोसिटी जीरो है और वेलोसिटी में क्या नहीं आया, चेंज ए से बी के दरमियान। इसलिए ए से बी के दरमियान अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। फिर बी से सी के दरमियान बेटा वेलोसिटी बढ़ रही है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो बेटा एक्सेलरेशन होता है और वो पॉजिटिव साइन में होता है। फिर सी से डी तक वेलोसिटी तो है, बॉडी मूव तो कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसलिए बेटा दोबारा से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो बेटा पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन में क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, फिर एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि वेलोसिटी जीरो है और वो जीरो ही रह रही है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। और फिर उसके बाद वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, इसलिए ए पॉजिटिव है। और उसके बाद दोबारा फिर से ए जीरो है क्योंकि वेलोसिटी तो भले ही है लेकिन उसमें क्या नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, और वो कांस्टेंट है। सो बेटा साइन क्या बन गया, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो। तो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो, बेटा इसका आंसर आ जाएगा अल्फा, ऑप्शन इसका आ जाएगा। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, और कितनी स्पीड से बेटा थ्रो किया आपने, इनिशियल वेलोसिटी बेटा है 100 मीटर्स पर सेकंड, और आपने बताना है कितनी देर बाद दोबारा वो ग्राउंड से आके हिट करेगा। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन हो और आपको ये कहा जाए कि उसको किसी भी वेलोसिटी के साथ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो आपने बताना है दोबारा वो सेम लेवल पे कब आएगा। कॉमन सेंस है बेटा, जब आप उसको अपवर्ड थ्रो करेंगे ऊपर जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता जाएगा, टॉप पे जाके उसकी वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर वो वहां से वापस आएगा और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वहां पर आ जाएगा जहां से आपने उसको अपवर्ड थ्रो किया था। तो आपने ये टोटल टाइम बताना है। तो बेटा लिख लें, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 × VI/G। इसमें ये जो टी है ये आपको वो टाइम प्रोवाइड करेगा जिसमें वो चीज़ दोबारा आके ग्राउंड को क्या करेगी, स्ट्राइक। मतलब अगर आपने उसको ग्राउंड से सीधा ऊपर फेंका है, तो जब वो ऊपर जाएगी फिर ऊपर से दोबारा वापस आके दोबारा ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। तो ये जो पूरा टाइम है जाने का और आने का मिला के वो आपका बन जाएगा बेटा 2 VI/G। तो जस्ट आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये आपको हमेशा बताएगा कि टाइम की वैल्यू कितनी होगी जब आप किसी भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी थ्रो करेंगे, और वो कितने टाइम में वापस उस पॉइंट पे आ जाएगी। तो बेटा वैल्यूज पुट कर लें। वी आई की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है, 100, और जी की वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 20 सेकेंड्स विल बी दी आंसर, जिसमें वो दोबारा उस लेवल पे आ जाएगी जहां से आपने उसको अपवर्ड थ्रो किया था। देखें, यू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। देखें एक ऑब्जेक्ट है और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम, और आपने बताना है ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उस पर कमेंट करना है कि वो कैसा होगा। देखिए बेटा
आपको पता ही है कि एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है जिसमें डिस्टेंस भी है और टी का स्क्वायर भी है, और वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें टी स्क्वायर भी है और एस भी है। इसके अलावा किसी इक्वेशन ऑफ मोशन में एस और टी स्क्वायर नहीं है एक साथ। तो अब हमने एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तक पहुंचना है, क्योंकि हमारी कंडीशन यही है। तो वो कैसे पहुंच पाएंगे हम ये सपोज करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, जीरो। और अगर वी आई को जीरो मान लें कि स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी, तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे, ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, जीरो। और बाकी बच जाएगा एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कंडीशन तक पहुंचना है कि एस और टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपस में तब होंगे। तो मुझे बताना है इस ए के बारे में कि ये ए कैसा होना चाहिए उस बॉडी का। तो अब जरा देखें, जब मैंने वी आई को जीरो पुट किया, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया, तो एस इज इक्वल टू आ गया 1/2 ए टी स्क्वायर। अब देखें, दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ तब वैलिड होता है या तब बनता है जब बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो। अब देखें 1/2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो बाकी क्या बच गया, ए। अगर ए भी कांस्टेंट होगा तब ही डिस्टेंस और टाइम का स्क्वायर एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ओनली इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्योंकि बेटा दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप सिर्फ तब माना जाता है जब बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो। 1/2 तो पहले ही कांस्टेंट है, तो अगर ए भी कांस्टेंट होगा तब ही डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो बेटा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो जो उसका डिस्टेंस कवर्ड होता है वो टाइम के स्क्वायर के बेटा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें वो आपसे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो टाइम के स्क्वायर के नहीं बल्कि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां कंडीशन क्या गिवन है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब आपने बताना है कि ऐसी बॉडी जिसका डिस्टेंस टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो ऐसी बॉडी के एक्सेलरेशन पे क्या कमेंट करेंगे आप। तो बेटा याद रखें, आपको अच्छी तरह पता है कि एक फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, जो एस और टी को रिलेट करता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप सिर्फ तब एस्टेब्लिश्ड होता है जब बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो। तो चूंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो बेटा डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ तब होंगे जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तभी डिस्टेंस और टाइम आपस में बनेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी का डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। और आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता और उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। सो इसलिए बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जीरो। अब दोनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, दोनों की समरी क्या बनी कि अगर तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर ऑफ द टाइम के, तो तब बेटा बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। मतलब होगा तो सही लेकिन वो कांस्टेंट होगा। और अगर डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो फिर इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि 4 बॉडीज हैं, सबको आपने प्रोजेक्ट किया है और सबकी स्पीड सेम है, और लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे, 30 डिग्री, 45, 55 एंड 65 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होगी, तो बेटा आपको पता ही है कि रेंज जो होती है वो कौन से एंगल पे मैक्सिमम होती है। तो रेंज मैक्सिमम होती है बेटा 45 पे, तो 45 पे रेंज सबसे ज़्यादा होगी, तो आंसर आ जाएगा 45। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो बाकी की जो 3 एंगल्स हैं, 45 पे तो सबसे ज़्यादा है, बाकी के 3 एंगल्स में से सबसे ज़्यादा रेंज किसकी होगी। तो याद रखें, जितना कोई 45 के करीब होता है उस पे रेंज सबसे ज़्यादा होती है। तो बाकी तीनों बचे हुए एंगल्स में से सबसे ज़्यादा जो 45 के करीब है वो 55 है। तो 45 डिग्री से कम जो रेंज होगी वो किस डिग्री पे होगी, इन चारों में से 55 पे होगी। बाकी बच गया बेटा दो एंगल, 30 डिग्री और 65।
तो बेटा 30 डिग्री जो है वो 45 से 15 डिग्री के डिफरेंस पे है और 65 20 डिग्री के डिफरेंस पे है। तो इन दोनों में से 30 और 65 में से 45 के ज़्यादा करीब कौन है? 30 है। तो बेटा ये आ जाएगा 30 और सबसे दूर कौन है 45 के इन चारों में से? 65। तो बेटा मतलब इन शॉर्ट क्या हुआ कि 45 पे तो रेंज सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर एंगल 45 के अलावा वाले हों तो जो जितना 45 के करीब होगा उस पे रेंज ज़्यादा होगी। तो 55 पे रेंज इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगी, फिर बाकी जो दो बचेंगे उनमें से 30 पे ज़्यादा होगी और सबसे कम रेंज जो होगी वो किस पे होगी? 65 पे, क्योंकि वो 45 से सबसे ज़्यादा दूर है। खैर हमने सिर्फ बताना था कि इन चारों में से ज़्यादा किसकी है लार्जेस्ट या मैक्सिमम, तो वो है बेटा बीटा ऑप्शन। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखें। टू बॉल्स हैं, दोनों को सेम पॉइंट से आपने प्रोजेक्ट किया है लेकिन डिफरेंट एंगल्स पे, एक को 30 डिग्री पर और एक को 60 डिग्री पर विद हॉरिजॉन्टल। सो आगे उन्होंने क्या बताया बेटा कि दोनों बॉल्स ने सेम हाइट अचीव की है, तो दोनों की वेलोसिटीज की रेशियो बतानी है कि किन वेलोसिटीज के साथ उनको प्रोजेक्ट किया था, उनकी रेशियो आपने फाइंड करनी है। सो बेटा आपको पता ही है कि हाइट का जिक्र हुआ है, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या होता है? वी आई स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय बेटा होता है 2g। अब चूंकि दोनों बॉल्स का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरेंट है, मतलब पहली बॉडी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है और दूसरी बॉडी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा आपके पास है 60 डिग्री। सो पहली बॉडी की जो मान लो हाइट थी वो मान लो h1 है और दूसरी बॉडी की बेटा हाइट मान लो बेटा वो है h2, और उन्होंने क्या बोला है कि हाइट दोनों की सेम है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। सो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ सेकंड बॉडी। अच्छा अब h1 की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? तो बेटा h1 की वैल्यू बनेगी v1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1/2g। तो बेटा पहली बॉडी के लिए मैंने सब के साथ 1 1 लिख दिया, v1 और यहाँ थीटा 1, और जो दूसरी बॉडी है बेटा उसकी हाइट के लिए बेटा क्या लिख देंगे? v2 स्क्वायर इंटू आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा 2g। तो अब जरा अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बेटा h1 इज इक्वल टू h2 है, तो h1 की जगह h1 की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगी वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू आ जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2g। अब जरा देखें क्या क्या चीजें सेम हैं, वो जो सेम होंगी वो हो जाएंगी कैंसिल। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है कि 2g से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच क्या जाएगा? v1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2। अब ये v2 स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो बेटा ये बन जाएगा v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये चीज़ वहाँ जाके हो जाएगी डिवाइड, उधर ऊपर क्या था? साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1। अब ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बेटा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है कि साइन थीटा टू कितना बेटा? 60 है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन 60, और चूंकि साइन के फंक्शन का स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा 1 बेटा कितना है आपके पास? 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। सो बेटा क्या बन गया बेटा आपके पास? v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 60 बेटा कितना होता है? आपको पता ही है बेटा कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, और जो साइन 30 होता है बेटा वो कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पुट करेंगे बेटा √3/2 होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसका स्क्वायर ओपन करें, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है तो √3 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी होगा। 2 का स्क्वायर होने की वजह से नीचे वाला तो बेटा 2 हो जाएगा 4, बट इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा बेटा बाकी 3, और नीचे बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही है और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1/4, 4 से 4 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, बाकी बच जाएगा 3/1। लेकिन याद रखें बेटा ये है v1 स्क्वायर ओवर v2 स्क्वायर, हमने सिर्फ v1 ओवर v2 निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये काम करके बेटा हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर रूट, जिससे ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बच जाएगा बेटा सिंपल v1 ओवर v2, और ये बन जाएगा √3, और 1 का स्क्वायर रूट बेटा 1 ही होता है, तो बेटा आंसर आ जाएगा √3/1। अच्छा इसको आप
एक और तरीका है, उससे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाइट का फार्मूला क्या है, हाइट का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। हमने चूंकि वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी थी, तो v को बना लें सब्जेक्ट। बट ये क्या बन जाएगा, अगर आप v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2gh, और साइन स्केयर थीटा आके नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। अच्छा, अब आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ था कि हाइट दोनों प्रोजेक्टाइल्स की सेम है, तो जो चीज़ें सेम होती हैं वो रेशो में नहीं आती, क्योंकि हमने तो रेशो निकालनी है वेलोसिटीज़ की। तो जो रेशो का मतलब क्या होता है, चीज़ों ने डिवाइड होना है, तो जब डिवीजन होती है ना तो सेम या कांस्टेंट चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, इसलिए उनको इग्नोर कर दिया करते हैं। तो बेटा याद रखें, चूंकि हाइट दोनों की सेम है तो हाइट तो हो गई कांस्टेंट, और जी बेटा दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए सेम होगा, वो भी कांस्टेंट है, और 2 ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो जो चीज़ें बेटा दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए सेम है उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो कांस्टेंट ट्रीट होंगी और रेशियो में कांस्टेंट कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए उनको बॉदर नहीं करते। बाकी क्या बच गया बेटा आपके पास, वी आई स्केयर, और ये बेटा बन गया 1 ओवर साइन स्केयर थीटा। लेकिन हमने तो बेटा v की रेशियो निकालनी है, तो स्केयर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स करेंगे, तो बेटा 1 का स्केयर रूट तो 1 ही आ जाएगा, इसका भी स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे वाला स्केयर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, वी आई का जो वी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो सिंपली अब आपने क्या करना है, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 ओवर साइन थीटा 1, क्योंकि साइन और v आपस में इनवर्स हैं। अब थीटा 1 बेटा कितना था, साइन 30, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30, और यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, वो आपके पास है √3/2, और साइन 30 बेटा कितना है बेटा आपके पास 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी बच क्या जाएगा √3/1। सो दिस इज द आंसर। जिस मर्जी मेथड से कर ले बेटा, तो बेटा आंसर आ जाएगा 3/1, अल्फा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बेटा आपके पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू आपके पास है 6 न्यूटन, बॉडी का जो मास है वो आपके पास है 1 kg। स्टार्टिंग में बेटा जो चीज़ है वो रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी 0, और फाइनल वेलोसिटी बेटा आपके पास जो है दैट इज 30 मीटर्स पर सेकेंड, एंड यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ टाइम। अच्छा, आपको पता ही है कि बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बेटा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम। चूंकि स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो बाकी बच जाएगा सिर्फ फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स, और फाइनल मोमेंटम बेटा कितना होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो बेटा ये वाला आ गया, लेकिन हमने तो टाइम फाइंड करना है, तो टाइम वहां जाएगा, फोर्स आके नीचे हो जाएगी डिवाइड, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा m इनटू फाइनल वेलोसिटी ओवर फोर्स। मास इज इक्वल टू 1, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 30, फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन। 30 को 6 पे डिवाइड करें, 5 सेकेंड्स विल बी द आंसर, चार्ली ऑप्शन बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, वो आपसे कह रहा है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड सिर्फ कब रहता है। तो याद रखें इसका आंसर चार्ली है, कि जब तक एक्सटर्नल या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी सिस्टम पर, उस वक्त तक मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व। उसकी रीजन देखें क्या है, देखें आपको पता ही है कि जो रिजल्टेंट या एक्सटर्नल फोर्स होती है वो इज इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं कि एक सिस्टम है और उस पर लगने वाली रिजल्टेंट या एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई है जीरो, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा एफ आर की जगह पे जीरो, और यहाँ बाकी बच जाएगा बेटा डेल्टा पी ओवर टी। अब बेटा ये जो टी है यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहां जाके जीरो से होगा मल्टीप्लाई, तो टी इंटू जीरो करेंगे तो बेटा वो भी हो जाएगा जीरो, बाकी बच जाएगा बेटा डेल्टा पी, और डेल्टा पी बेटा क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहाँ इनिशियल मोमेंटम माइनस का है तो इक्वेशन के उस साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो याद रखें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम
इक्वल सिर्फ तब होते हैं जब सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। और जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कैसा रहा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को कंजर्व्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट या कंजर्व होने का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इक्वल किसके है, फाइनल के। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक्सटर्नल या रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम क्या होनी चाहिए बेटा, जीरो। तो बेटा चार्ली ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें, आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 17। बेटा आपके पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में क्या है कि आपके पास जो वाई एक्सिस है वहां पर कौन सी चीज ड्रॉ की हुई है आपने, फोर्स। और एक्स एक्सिस बेटा क्या ड्रॉ किया हुआ आपने, टाइम। देखें बेटा जब भी किसी ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना हो, एरिया अंडर द ग्राफ, और आपने ये पता लगाना हो कि एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए आपको वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी से करना होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने फोर्स को किया टाइम से मल्टीप्लाई। फोर्स को जब आप टाइम से करते हैं मल्टीप्लाई, तो बेटा इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं इम्पल्स, या फिर इसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम तो नहीं है यहाँ पे, मोमेंटम तो ऑप्शन नहीं हो सकता। कपल एक और चीज है, वर्क डन बेटा तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, उसका एरिया वर्क डन होता है। तो इसका आंसर बेटा कौन सा आ गया, डेल्टा। तो याद रखें फोर्स फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो हमें इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो बेटा मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम या फिर जिसे इम्पल्स कहते हैं, तो बेटा आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बेटा आपके पास एक बॉडी है, उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से बेटा क्या कर रही है, मूव। आगे एक और बॉडी है जिसका मास बेटा ट्वाइस है इस बॉडी के मास से, मतलब 2m है, लेकिन ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट पे है, इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो कितनी है, जीरो है। एक बात और नेक्स्ट चीज ये बेटा कि जब ये बॉडी जाके उसके साथ स्ट्राइक करती है, तो कुलियन के टाइम पे दोनों बॉडीज जब आपस में हिट होती हैं तो फिर आपस में जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, स्टिक कर जाती हैं और फिर दोबारा से सेपरेट नहीं हो पाती। तो जब भी दो बॉडीज कुलियन के टाइम पे आपस में अटैच हो जाएं तो ये केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन का। तो जब भी कुलियन के टाइम पे दोनों बॉडीज आपस में अटैच हो जाएं और फिर दोबारा अलग अलग ना हो, तो ये होता है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कुलियन। और इन इलास्टिक कुलियन जो होता है बेटा, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। तो हम बेटा फार्मूला यूज कर लेंगे इसमें, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। और क्वेश्चन ये बेटा कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है, अगली बॉडी रेस्ट पे है, तो जब वो मूविंग बॉडी आकर इसके साथ हिट होती है, दोनों जुड़ जाते हैं, फिर वो दोनों एक ही स्पीड के साथ आगे ट्रेवल करते हैं और वो स्पीड कहलाती है स्पीड ऑफ द सिस्टम, या फिर उसे कहते हैं कंबाइंड या कॉमन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो क्योंकि दोनों अटैच हो गई हैं, तो जितनी वेलोसिटी छोटी बॉडी की होगी उतनी ही बड़ी बॉडी की होगी, क्योंकि दोनों ही अटैच हैं, दोनों एक साथ चल रही हैं, तो स्पीड दोनों की फाइनल जो होगी वो सेम होगी। तो बेटा अब इसमें चीजें कौन कौन सी आपके माइंड में होनी चाहिए, पहली बात ये v1 और v2 ये वाले जो हैं ये हैं बिफोर कुलियन, और v1 प्राइम और v2 प्राइम बेटा वो वेलोसिटीज जो बेटा है आफ्टर कुलियन। पहली बॉडी की बिफोर कुलियन बेटा जो स्पीड थी वो थी आपके पास v, और दूसरी बॉडी की बिफोर कुलियन जो स्पीड थी वो थी जीरो, क्योंकि वो शुरू में रेस्ट पे थी। लेकिन कुलियन के बाद दोनों मूव कर रही हैं, तो जो इसकी वेलोसिटी है फाइनल और जो इसकी वेलोसिटी है फाइनल दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों, क्योंकि वो दोनों आपस में क्या कर गई हैं, स्टिक टुगेदर। तो जब दो बॉडी स्टिक कर जाएं तो फिर दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है, और दोनों की वेलोसिटी चूंकि इक्वल है आफ्टर कुलियन, तो दोनों को मैंने v से लिख लिया, और यही v हमने फाइंड करना है जो कि कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम है, जो कि उनके जुड़ने के बाद है। और v2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जीरो, क्योंकि बेटा इनिशियली जो सेकंड बॉडी थी वो रेस्ट पे थी, तो जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, जीरो। बाकी बच जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m1, यहां मैं लिख रहा हूं v1 प्राइम की जगह भी v लिख रहा हूं और v2 प्राइम की जगह भी लिख रहा हूं v, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों ही v के बराबर हैं, जो कि फाइनल स्पीड ऑफ द सिस्टम है जिससे पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो पहली बॉडी की और दूसरी बॉडी की दोनों की
फाइनल वेलोसिटी v के बराबर है और दोनों सेम वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ से v कॉमन ले लें। जब v आप कॉमन ले लेंगे बेटा, तो बेटा क्या बन जाएगा अंदर m1 प्लस m2, और ये बन जाएगा m1 v1। बेटा ये पूरा फैक्टर यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा कंबाइंड वेलोसिटी सिस्टम की कितनी आ जाएगी, m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। जब भी एक बॉडी मूव करके आ रही हो, दूसरी बॉडी बेटा किस पे हो, रेस्ट पे हो, और फिर वो दोनों आपस में अटैच हो जाएं, तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कंबाइंड वेलोसिटी बताएं सिस्टम की, बाद में क्या होगी आफ्टर कोलिजन, तो फार्मूला बेटा आपका ये वाला होगा। लेकिन ये सिर्फ तब यूज होगा जब दूसरी बॉडी रेस्ट पे हो, पहली मूव करके आ रही हो, और दोनों आपस में क्या कर जाएं, स्टिक। अब जरा वैल्यूज पुट करें। पहली बॉडी का मास बेटा m था और उसकी वेलोसिटी बेटा क्या थी, v। नीचे बेटा पहली बॉडी का मास m था, दूसरी का मास बेटा क्या था, 2m। m प्लस 2m बेटा कितना बन जाएगा, 3m, और ऊपर है बेटा m इंटू वी। मैथ से मैथ बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बेटा बन जाएगा v बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंबाइंड वेलोसिटी है, चले कंबाइंड वेलोसिटी को बेटा आप v प्राइम के सिंबल से लिख लेते हैं, v प्राइम के सिंबल से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इससे। तो v प्राइम बेटा आ जाएगा v बाई 3, जो इसमें v क्या थी, पहली बॉडी की वेलोसिटी, और उसका 1/3 हो जाएगी बेटा टोटल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। सो बेटा इसका ऑप्शन बेटा कौन सा आ गया, v बाई 3, चार्ली ऑप्शन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपके पास बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। एक बात, किस ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अच्छा आपने बताना बेटा किस पॉइंट पर वेलोसिटी नेगेटिव है। बेटा आपको मैंने बताया था ग्रेडियंट का पॉजिटिव नेगेटिव होना सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है उसके लिए कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। देखें सी वाले पॉइंट को गौर से देखें, तो सी पॉइंट पर ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ ऊपर जा रहा हो तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, इसलिए सी पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो बेटा पॉजिटिव है। एफ पर भी ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एफ पर भी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव साइन में होगी। लेकिन जो ई वाला पॉइंट है इस पर ग्राफ नीचे आ रहा है, तो अगर ग्राफ नीचे आ रहा हो तो उस वक्त ग्रेडियंट बेटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो वेलोसिटी बेटा नेगेटिव कहाँ पे होगी, ई पर। और डी वाले पॉइंट पर ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसलिए ग्राफ का ग्रेडियंट ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, इसलिए बेटा ग्रेडियंट बेटा यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो डी पॉइंट चूंकि ना ऊपर जा रहा है ग्राफ ना नीचे आ रहा है तो ग्रेडियंट जीरो। सी और एफ पे ऊपर जा रहा है ग्रेडियंट पॉजिटिव, और ई पे नीचे आ रहा है ग्रेडियंट नेगेटिव, और ग्रेडियंट नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। तो नेगेटिव वेलोसिटी बेटा कहाँ पे जाके, ई वाले पॉइंट पे, और ई वाला पॉइंट किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। चार्ली इज द आंसर। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा आप देखें गौर से, तो इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा एक बात तो ये हो गई। और जब भी हमें कभी भी एंगल गिवन दिए जाएं ग्राफ में, तो याद रखें ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, आप ग्रेडियंट अगर फाइंड करना चाहते हैं या स्लोप, तो ग्रेडियंट ऑफ लिख लें यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ, और नीचे लिख लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ सेकंड ग्राफ। तो जब भी कभी एंगल गिवन हो तो एंगल की हेल्प से ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें लेना पड़ता है उस एंगल का टैन, क्योंकि टैन थीटा इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। सो पहले ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए पहले ग्राफ का टैन थीटा, और दूसरे का ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए दूसरे ग्राफ का टैन थीटा। और ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। इसका मतलब यह है कि v1 ओवर v2। तो मींस कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होगा। तो पहली बात कि अगर वेलोसिटी की रेशो निकालनी है तो हमें निकालनी पड़ेगी ग्रेडियंट की रेशो, और चूंकि थीटा गिवन है तो जब थीटा गिवन हो तो ग्रेडियंट निकालते हैं टैन थीटा से। तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू आ जाएगा टैन थीटा 1 ओवर टैन थीटा 2। बेटा हमेशा याद रखें कि जिस सीक्वेंस में आपको एंगल गिवन दिए जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी सीक्वेंस में आपने 1 और 2 लेना है। तो जो पहले वाली बॉडी है ये वाली, ये 1 है, ये वाली 2 है। तो पहला एंगल 30 डिग्री है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दी जाए जो पहला एंगल होगा उसको लेके चलना है। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा tan 30, दूसरे वाला एंगल बेटा आपके पास हो जाएगा tan 45। तो tan 30 बेटा कितना होता है, tan 30 बेटा होता है बेटा 1 ओवर √3, और tan 45 बेटा कितना होता है, ये होता है 1। तो
ले दे के बेटा एंड पे बेटा कितना बच गया, वही आ गया 1/√3। सो डेल्टा इज द ऑप्शन v1/v2 इज इक्वल टू 1/√3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखें। देखिए स्टार्टिंग वाले दो ग्राफ ए और बी जो है ना, ये आपके हैं डिस्टेंस टाइम। बेटा किसी भी ग्राफ का मैं बार बार बता चुका हूं कि ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे डिवाइड करते हैं। वाई पे बेटा क्या चीज़ है, डिस्टेंस, एक्स पे क्या चीज़ है, टाइम, और डिस्टेंस ओवर टाइम बेटा क्या चीज़ आ गई आपके पास, स्पीड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको स्पीड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब हमने वो ग्राफ ढूंढना है जिसमें कांस्टेंट स्पीड हो या यूनिफॉर्म स्पीड हो। यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, पहले वाला ग्राफ देखें बेटा, इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल है। जब भी कभी किसी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो जीरो होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। और चूंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, स्पीड। और चूंकि ग्रेडियंट जीरो है तो स्पीड भी क्या होगी, जीरो। तो इस ग्राफ में तो बेटा स्पीड की वैल्यू जीरो है, मतलब ये ग्राफ बॉडी उसका जो रेस्ट पे है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड हमें चाहिए थी, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। अच्छा ये वाला क्यों नहीं है, देखें ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी कभी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हो तो अगर ग्राफ ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, कॉमन सेंस है बेटा, क्योंकि जब ग्राफ ऊपर जाता है तो वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ती है और वाई पे कौन है, वेलोसिटी। ऊपर जा रहा होता वेलोसिटी बढ़ती, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो इसमें वेलोसिटी बेटा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हमें तो चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला या यूनिफॉर्म स्पीड वाला, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। और वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन, तो ए कांस्टेंट है। और ए कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है तो ये पॉजिटिव वाई है। नीचे वाला जो होता है वो नेगेटिव वाई होता है, तो अगर नीचे ड्रॉ होता तो वो ए नेगेटिव साइन में होता, लेकिन अब चूंकि ये ग्राफ ओरिजिन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले ग्राफ में, इस वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ नीचे आ रहा है, मींस वेलोसिटी कम हो रही है। इस वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है। तो ये तीनों ग्राफ नहीं हो सकते, हमें चाहिए वेलोसिटी भी हो और वो यूनिफॉर्म भी हो। तो अब जरा देखें, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। और आपको पता है कि अगर हमें स्पीड यूनिफॉर्म चाहिए तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर हमें चाहिए तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्रेडियंट भी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट बेटा किससे शो होता है, स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से। तो बेटा याद रखें ये आपके पास आ जाएगा बीटा ऑप्शन। ये मैंने पूरा 1 आवर का लेक्चर ग्राफ का बेटा यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। अब चूंकि ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है कि एक एमसीक्यू में इसे पूरे को समझाया नहीं जा सकता, वो पूरा 1 आवर का लेक्चर है, तो उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ ग्रेडियंट के बारे में, एक एक चीज़ बताई है, वो आप देख के फिर अगर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह लाजमी होगा आपसे। और यहाँ बेटा मैंने आपको बता दिया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड है, और चूंकि लाइन स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट यूनिफॉर्म मतलब स्पीड यूनिफॉर्म, बीटा इज द ऑप्शन। लें भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखें। आपको नजर आ रहा होगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दोनों क्या होते हैं, जीरो। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो इक्वल टू बेटा किसके होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर वेट के इक्वल। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है बेटा वो इक्वल टू होता है बेटा जी के। उन्होंने पूछा है बेटा कि स्टार्टिंग पॉइंट पी है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा वो टी है। वो पूछ रहे हैं
इन दोनों पॉइंट्स पर आप बताएं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्टिंग से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट और फिर एंड तक हर जगह वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू जी होती है। यहाँ पर भी वर्टिकल एक्सेलरेशन जी के बराबर है, यहाँ पर भी जी के बराबर है। हर पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बेटा जी के बराबर है। इसलिए बेटा जितनी वैल्यू बेटा पी पॉइंट पे वर्टिकल एक्सेलरेशन की है उतनी बेटा टी पॉइंट पे है, तो बेटा डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा सेम एट पी एंड टी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द ग्राफ शोज हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी वेरीज विद टाइम। बेटा वाई एक्सिस पे फोर्स है न्यूटन में, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे सेकंड्स में है। और आपको पता ही है बेटा कि ओरिजिन पर हर चीज की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0 0 होती है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये बाकी सारी लाइनें डॉटेड हैं, लेकिन यहां से लेकर ये जो लाइन है आपके पास ये सारी सॉलिड है, और सॉलिड लाइन ही हमारी बॉडी का ग्राफ है। तो आपने अब क्या करना है, हमने बताना है मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो मोमेंटम में चेंज का मतलब होता है इम्पल्स। तो बेसिकली हमने इम्पल्स फाइंड करनी है या फिर मोमेंटम का चेंज फाइंड करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वाई एक्सिस पे फोर्स है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। एरिया के लिए वाई और एक्स को करते हैं मल्टीप्लाई, तो फोर्स को मैंने टाइम से किया मल्टीप्लाई, तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने बेटा क्या करना है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, और वही एरिया अंडर द ग्राफ मुझे चेंज इन मोमेंटम या इंपल्स प्रोवाइड करेगा। तो बेटा मुझे अब सिर्फ क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब मुझे एरिया कैसे फाइंड करूंगा, मुझे ये वाला सारा एरिया फाइंड करना है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अब मैं इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक पार्ट बेटा ये वाला बना लेता हूँ, और ये बेटा आपके पास आ जाएगी एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये बन जाएगी एक ट्राइंगल। तो बेटा ये दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करके ऐड कर लूंगा, वो मुझे टोटल एरिया प्रोवाइड करेगा, और जो वो टोटल एरिया का आंसर होगा वही बेटा क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा। सो नीचे बेटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ बेटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 6 तक। और विड्थ बेटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक। तो 6 इंटू 2 बेटा कितना बन गया, 12। अब ऊपर आ गया ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बेटा क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस बेटा कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर आप बेस की बात करें तो बेस बेटा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 से 6 तक। तो 2 से 6 तक कितना फासला होता है, 4। और जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो हाइट बेटा स्टार्ट हो रही है 2 से और एंड हो रही है 6 पे। तो 6 में से 2 माइनस करें बेटा आ जाएगा 4। तो इसकी बेटा हाइट भी 4 है, बेस भी 4 है। तो 4 इंटू 4 और ये आ गया 1/2, 16/2 बेटा करेंगे तो 8 आएगा। तो बेटा इस वाली का एरिया आ गया 8, नीचे वाली का बेटा कितना था 12। ऐड करें 12 + 8 20, तो 20 kg मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड आ जाएगा मोमेंटम का चेंज। लें बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखें, इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम आफ्टर द प्रोजेक्टाइल हैज कवर्ड। देखें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप सब बच्चों को पता है कि वो होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा जो होती है वो बेटा हाइट के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हाइट मैक्सिमम होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। एक बात। दूसरे नंबर पे बेटा जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं किसी भी एंगल थीटा पर, तो बेटा आपको पता ही है कि ये जो चीज़ है बेटा ये आपके पास है रेंज। ये जो टोटल स्टार्ट से लेकर एंड तक का सारा डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, इसे हम रेंज कहते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी बेटा, शुरू में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि बॉडी ग्राउंड पे है, और इस पॉइंट पे जाके उसकी ग्राउंड से हाइट सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो जब हाइट सबसे ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो ज़रा खुद सोचें कि पोटेंशियल एनर्जी बेटा इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो जब बॉडी यहाँ पर थी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, आहिस्ता आहिस्ता जब बॉडी इधर जा रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और जब बॉडी यहाँ तक पहुँच जाती है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो यहाँ तक जब बॉडी पहुँची है तो हॉरिजॉन्टली वो कितना आगे गई है, तो बेटा हॉरिजॉन्टली वो सिर्फ यहाँ तक आगे गई है, यहाँ तक। हॉरिजॉन्टली मतलब उसकी जो रेंज है वो सिर्फ अभी तक इतनी हुई है। अब मुझे खुद बताएं, फुल रेंज जो होती है वो तो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रेंज, लेकिन अब चूंकि हम अभी तक जर्नी के मिड पर पहुंचे हैं और वहीं पर ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो जर्नी के मिड पर जो हमारी ये वाली रेंज है यहाँ से लेकर ये वाली जो रेंज है, ये रेंज
आपकी जो है ये उस पूरी जो फुल रेंज का क्या है, हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिस्टेंस कितना बना, तो बेटा आपका जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ मिड तक, ये फुल रेंज का हाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी बॉडी का जो डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग से लेकर हाफ रेंज तक होता है, तो उस वक्त हमारी बॉडी बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा कैसी हो चुकी होती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बेटा कब होती है, जब प्रोजेक्टाइल हाफ रेंज जितना डिस्टेंस कवर कर चुका होता है हॉरिजॉन्टली। सो अल्फा विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 25 देखें। टू बॉडीज हैं, एक को लॉन्च किया है एंगल थीटा पे और दूसरी बॉडी को लॉन्च किया है बेटा 90 माइनस थीटा पे, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है। तो आपने बताना है दोनों की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उनकी रेशो क्या होगी। तो बेटा सबसे पहली बात कि टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा उसका फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2vi साइन थीटा ओवर जी। देखिए बेटा जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेटा क्योंकि रेशो वाला क्वेश्चन है, रेशो में चीज़ों ने क्या होना होता है, डिवाइड, और डिवीजन में सेम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए बेटा रेशो वाले क्वेश्चंस में हमेशा जो चीज़ें दोनों चीज़ों के पास कॉमन हो उनको कांस्टेंट मान के इग्नोर कर दिया करें। तो 2 एक कांस्टेंट है, स्पीड दोनों की सेम है इसलिए v को भी कांस्टेंट मान लेंगे और g भी दोनों के लिए सेम है, इसलिए बेटा ये तीन चीज़ें हो गई कांस्टेंट। लेकिन थीटा दोनों का डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उन्हीं को ही रेशियो में बॉदर करते हैं। तो बेटा थीटा और ये जो है आपका साइन थीटा और टाइम आपस में क्या बन जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा रेशियो क्या बन गया आपके पास, T1 ओवर T2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन थीटा। और पहले वाला चूंकि थीटा 1 जो था वो थीटा के बराबर है, लेकिन दूसरा वाला जो थीटा 2 है वो बराबर है 90 माइनस थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब कहने का मकसद ये है कि पहला जो एंगल है वो थीटा है और दूसरा जो एंगल है वो कौन सा है, 90 माइनस थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T1 ओवर T2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, और थीटा 1 की वैल्यू थीटा और थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा। अब एक पॉइंट आपने याद रखना है बेटा कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है कॉस थीटा के इक्वल। तो क्या बन गया बेटा, ऊपर तो साइन थीटा ही है, नीचे वाला जो साइन 90 माइनस थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो रेशो बेटा क्या बनेगी बेटा, T1 ओवर T2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो बेटा ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सी विल बी दी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 26 देखें बेटा, अगर एक बॉडी है उसका मोमेंटम बेटा कितना बढ़ता है 0.02%, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी बढ़ेगी। बेटा एक बात याद रखें, काइनेटिक एनर्जी का बेटा फार्मूला होता है पी स्क्वायर ओवर 2m। एक बात ये तो आपको पता ही होगी, मेरे लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको। एक पॉइंट और, एक वीडियो मैंने और भी अपलोड की हुई है परसेंटेज वाली भी, वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें बताया हुआ है कि जब तक जो इंक्रीज है परसेंटेज में वो हो 7% तक, जब तक बेटा 7% तक की इंक्रीज होती है तो आपने याद रखना है कि उसमें आप ये फार्मूला यूज करेंगे कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, और इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये सिर्फ कब तक होगा, 7% तक। 7 के बाद फिर ये नहीं होगा। आगे क्या होगा वो मैंने अपने पूरे लेक्चर में बताया हुआ है, वो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप वहां से देख सकते हो बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मोमेंटम में जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो 7% तक हो, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज फाइंड करने के लिए उसी मोमेंटम वाले को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। लेकिन इस केस में चूंकि इंक्रीज है, इसका मतलब ये होगा कि जितना परसेंट भी मोमेंटम में इंक्रीज है उसको यहाँ लिखें, और मोमेंटम के परसेंटेज इंक्रीज को 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो उतने परसेंट आएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितना आ जाएगा, 0.04। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा इंक्रीज आएगा 0.04%, बीटा इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखें बेटा, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर। स्पीडोमीटर बेटा क्या मेजर करता है, देखिए बेटा स्पीडोमीटर जो हमारी बाइक या गाड़ियों वगैरह पे या कार्स पे होते हैं, आप इनको देख के बता देते हैं कि स्पीड कितनी है गाड़ी की किस टाइम पे। तो कॉमन सेंस है बेटा, वो कभी भी डायरेक्शन तो नहीं बताता, इसलिए वेलोसिटी वाला वर्ड तो नहीं आएगा, और ना ही वो एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि वो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में होता है, जो दोनों स्पीड के यूनिट हैं या वेलोसिटी के। लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है, और चूंकि वो डायरेक्शन नहीं बता रहा होता इसलिए वेलोसिटी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बाकी रह गए दो। तो बेटा याद रखें एवरी स्पीड इज़ रॉन्ग, क्योंकि स्पीडोमीटर हमें
हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, तो जिस लम्हे हम उसको देख रहे होते हैं वो उसी टाइम की स्पीड हमें बता रहा होता है, और जब गाड़ी रेस्ट पे होगी तो वो जीरो शो करेगा, स्पीड बढ़ती जाएगी तो रीडिंग बढ़ती जाएगी, तो वो हमेशा इंस्टेंटेनियस उसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड बताता है जिस लम्हे आप उसको नोटिस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। सो इसलिए स्पीडोमीटर बेटा याद रखें हमेशा क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्वेश्चन नंबर 28 है, द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखें अगर वाई एक्सिस पे आपके पास एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो अगर इस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, एरिया अंडर द ग्राफ, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेटा आपको पता ही है कि एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको फाइंड करने के लिए आप वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस वाली से करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने एक्सेलरेशन को टाइम से किया मल्टीप्लाई, और आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम जाके जब ए से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी एक्सेलरेशन टाइम से होता है मल्टीप्लाई, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर ग्राफ होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। बट आंसर आ जाएगा इसका डेल्टा ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 29 देखें। देखें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जो कि वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और वो रेस्ट पे आ जाता है। तो आपने बताना है ड्यूरिंग दिस उसकी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में एंगल क्या होगा। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया भी था, जैसे मान लो एक कार है और वो कार जो है वो ट्रेवल कर रही है राइट साइड पे, तो उसकी वेलोसिटी किधर होगी, राइट साइड पे। और कंसीडर कर लो कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड पे है। अब आपको पता ही है कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन बेटा होती है रिजल्टेंट फोर्स की। सो बेटा एक्सेलरेशन अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स है बेटा वो भी कहाँ पे लग रही होगी, लेफ्ट साइड पे। अब जरा खुद सोचें, अगर एक कार है जो ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ, लेकिन आप ब्रेक्स लगाते हैं और ब्रेक्स लगाने पर एक फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है, और फ्रिक्शन की फोर्स जो कि टायर्स और रोड के दरमियान प्रोड्यूस होती है वो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी ब्रेक लगाने पर। तो गाड़ी जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी आगे की तरफ है, लेकिन जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो बैकवर्ड है। तो फ्रिक्शन की फोर्स कॉमन सेंस है बेटा, बॉडी की जो वेलोसिटी होगी या गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी उसको क्या करेगी, डिक्रीज। सिमिलरली अगर एक पर्सन है और वो रनिंग करता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर जिस डायरेक्शन में वो दौड़ता हुआ जा रहा है वो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी उसकी है मान लो राइट साइड पे। आप पीछे से जाते हो, उसके कॉलर से पकड़ के पीछे खींचते हो उसको जोर से, वो पर्सन आगे दौड़ता हुआ जा रहा है, वेलोसिटी उसकी राइट साइड पे है, लेकिन आपने उसके कॉलर से पकड़ के पीछे खींचा। तो जब भी कभी आप फोर्स लगाते हैं वेलोसिटी के अपोजिट, तो बेटा उस बॉडी की जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या कर जाती है, डिक्रीज। तो बेटा मैंने आपको बताया भी था कि जब भी कभी कोई बॉडी स्लो डाउन हो रही हो या उसकी वेलोसिटी बेटा क्या कर रही हो, डिक्रीज, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितने डिग्री एंगल होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो अगर वेलोसिटी राइट साइड पे और फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, मतलब उल्टी डायरेक्शन में मोशन के, तो वो मोशन को बेटा स्लो डाउन करती है। इसलिए बेटा याद रखें, जब भी कोई बॉडी डिसलरेट कर रही हो, उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो, तो उसकी जो वेलोसिटी और जो फोर्स है या जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों में एंगल क्या होता है आपके पास, 180। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी 180 एंड वेलोसिटी एंड फोर्स में भी 180, क्योंकि जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही किसकी होती है बेटा, फोर्स की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों में 180 डिग्री एंगल होगा, और 180 डिग्री बेटा किसके बराबर होता है, पाई के, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा पाई। और सिमिलरली अगर एक बॉडी है और वो ट्रेवल करके जा रही है राइट साइड पे और उसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड पे, मतलब दोनों पैरेलल हैं और दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही फोर्स की होती है। तो जरा खुद सोचें, अगर एक पर्सन दौड़ता हुआ जा रहा है रनिंग करता हुआ राइट साइड पे, तो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वेलोसिटी उधर ही होगी, तो वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट। और अगर आप जिस डायरेक्शन में वो रनिंग करता हुआ जा रहा है उसी डायरेक्शन में आके पीछे से धक्का देते हैं, मतलब फोर्स भी लगाते हैं उसी तरफ, तो जिस तरफ वो जा रहा था अगर उसी डायरेक्शन में उसे पुश करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो
तो फिर उसकी वेलोसिटी और फोर्स दोनों में कितने डिग्री एंगल होता है, 0। और जो डायरेक्शन फोर्स की है बेटा वही किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो और उन दोनों में एंगल बेटा कितना हो, 0 डिग्री, तो वेलोसिटी बेटा क्या करेगी, इंक्रीज। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल 180 हो और उसमें क्या होता है कि बेटा वेलोसिटी बॉडी की क्या करती है, डिक्रीज। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बेटा आ जाएगा बीटा ऑप्शन। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आप बताएं कैसा होगा। और गिवन क्या क्या है कि वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो उसका कांस्टेंट है। तो उस ग्राफ की शेप कैसी होगी, और स्टार्टिंग में चूंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0। तो पहले बेटा मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। देखें, अगर आपके पास वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और आपको पता ही है कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर हर चीज़ की वैल्यू क्या होती है, 0। अब चूंकि स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पे थी, तो इसका मतलब ये है कि ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पर ही वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। इसलिए ग्राफ आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से। तो बेटा और अगली बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, तो उस ग्राफ का जो ग्रेडियंट या स्लोप होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता ही है कि ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे कौन चेंज हो रही है, वेलोसिटी, और एक्स पे कौन चेंज हो रहा है, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा क्या होती है, एक्सेलरेशन। इट मींस के वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो बॉडी का क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। और याद रखें, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ज़रा खुद देखें कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है बच्चों, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। और चूंकि आपको बताया गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेडियंट भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और कांस्टेंट ग्रेडियंट हमेशा बेटा कैसे लाइन से शो किया जाता है, स्ट्रेट लाइन से। तो जब भी कभी आपने किसी ग्राफ में कांस्टेंट ग्रेडियंट शो करना हो तो लाइन कैसी ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। और कांस्टेंट ग्रेडियंट ही क्यों यहाँ पे शो करना है, क्योंकि ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, इसलिए बेटा ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। और पास कहाँ से करेगा वो, ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पर वेलोसिटी की वैल्यू बेटा क्या होती है, 0। और स्टार्टिंग में वेलोसिटी आपको बताया गया है कि 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। इसलिए बेटा ग्राफ की जो शेप होगी वो कुछ ये वाली बनेगी। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो बेटा ना तो ये ग्राफ वेलोसिटी के पैरेलल है, मतलब वेलोसिटी के पैरेलल का मतलब होता है ऐसा ग्राफ हो जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, ना ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस ये तो हो नहीं सकते। और अल्फा भी रॉन्ग है, क्योंकि नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा हुआ है। हालांकि ओरिजिन से पास होना कंपलसरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, 0, और वो तभी 0 होगी जब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा, हैविंग नन ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इन तीनों में से कोई भी इसमें बात नहीं है। और ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन।